इन सभी साथियों को। तो साथियों, आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भौतिक प्रदेश क्या होते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि भौतिक प्रदेश जो होते हैं वो होते क्या हैं, बेसिक उसका मतलब बेस क्या होता है कि भौतिक प्रदेशों को हम किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। देखिए, भौतिक प्रदेश जैसे ये मैंने एक भूभाग ले लिया, ठीक है। तो इस भूभाग में जहाँ तक हमने जैसे बात कर ली कि 3 भागों में मैंने विभाजित कर दिया है। कैसे कि इस भाग की क्या कंडीशन है, या इस भाग की सभी दशाएं समान रहेंगी, और उसके बाद में जैसे मैंने ये दूसरा भाग है तो इसकी भी जो सारी दशाएं हैं वो समान होनी चाहिए। और तीसरा जो भाग होगा, जैसे कि ये वाला भाग है, तो इसकी भी सभी दशाएं समान होनी चाहिए। उस प्रदेश को कहते हैं भौतिक प्रदेश। यानी इन एक भौतिक प्रदेश की सभी जैसे जलवायविक परिस्थितियाँ या जैसे उसकी भौतिक परिस्थितियाँ सब समान रहती है, एक समान होती है। जैसे कि मैंने भारत के अगर मैं बात करूं तो भारत में उत्तर का विशाल मैदान था, उसकी भौतिक परिस्थितियाँ समान थी। और हिमालय पर्वत श्रृंखला थी, उसकी भौतिक परिस्थितियाँ जो है वो समान थी। या दक्कन का पठार था, ऐसी ऐसी जो भी चीज़ें थी उनकी भौतिक अवस्थितियाँ जो थी वो समान थी, भौतिक जो परिवेश है वो समान था। और जिसका जो भौतिक जैसे अपने कह सकते हैं कि उसकी विशेषताएं जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से समान थी, एक दूसरे से भिन्न थी। लेकिन जिस प्रदेश की हम बात करें उसके अंतर्गत आने वाले सभी स्थानों की जो भौतिक विशेषताएं हैं वो समान रहती है, ठीक है। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान के बारे में, कि राजस्थान में इन भौतिक प्रदेशों को किस प्रकार विभाजित किया गया है। तो देखिए, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसके मुख्यतः उस भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, ठीक है। जैसे इन भागों के मैंने नाम भी लिख रखे हैं। जैसे पहला नाम देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। तो अब देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है तो इसका मतलब कि राजस्थान के पश्चिम में होगा। और इससे पहले हम इसके बारे में चर्चा करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि दिशाएं कितनी होती है। तो ये आपकी पूर्वी दिशा, ये आपकी पश्चिमी दिशा, ये आपकी जो है वो उत्तरी दिशा, और ये आपकी दक्षिणी दिशा। तो राजस्थान की जो परिस्थिति है वो इस प्रकार बनेगी। जैसे कि पश्चिमी जो मरुस्थल है वो इस यहाँ पर आएगा, इस जगह, ठीक है। उसके बाद में जो अरावली है वो यहाँ आएगी, ये पूर्वी मैदान होगा। और ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस चीज़ को चर्चा में लेके आएंगे। अब इसमें एक बात लिखी गई है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान को 2 भागों में बांटती है अरावली पर्वत श्रृंखला। जैसे कि मैंने अभी आपसे चर्चा की, ये मैं राजस्थान बना रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान की आकृति जैसे हम पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि विषम कोणीय चतुर्भुज के आकृति है या चतुष्कोणीय आकृति है, तो पतंगाकार आकृति हम कह सकते हैं राजस्थान की आकृति है। तो इसमें देखिए अरावली यहाँ से गुजरेगी। ये अरावली की जो अवस्थिति है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। अरावली राजस्थान का सबसे प्राचीन पर्वत होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग को पश्चिम मरुस्थल के नाम पर जाना जाता है। और इसके आगे ये देखिए, ये मैंने डायग्राम बना लिया है, ठीक है। तो ये है वो डायग्राम। जैसे ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, ये, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी अरावली है, ये, ठीक है। ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। और जो ये येलो कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ ये आपका पूर्वी मैदान है, ये पूर्वी मैदान है, ठीक है। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और जो ये ब्लू कलर से मैं टिक कर रहा हूँ ये आपका हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती, या आप दक्षिणी पूर्वी पठार जिसको कहते हो, ठीक है। तो ये 4 भाग होते हैं। चलिए, ये आप PDF आपको मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में मैं PDF डाल दूंगा इसकी। तो पहला हम प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश होता क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि मरुस्थल किसे कहते हैं। मरुस्थल उस प्रदेश को कहा जाता है जहाँ पर जैसे जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति का विकास कम होता है, वर्षा कम होती है, तापमान अधिक होता है, वायुदाब जैसे कम होता है, तो उस क्षेत्र को हम मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर रेत के टीले पाए जाएं और वनस्पति बहुत कम पाई जाए वो होता है मरुस्थलीय प्रदेश। जैसे राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश। अब सबसे बड़ा है तो राजस्थान के बड़े भूभाग पर आएगा, ठीक है। ये थार के मरुस्थल का भाग है, थार के मरुस्थल का भाग है। कौन से मरुस्थल का भाग है? थार का मरुस्थल था, ठीक है। थार के मरुस्थल के 2 भाग हैं, जैसे एक भाग तो पाकिस्तान में पाया जाता है और एक भाग दक्षिण जैसे राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है, यानी कि पूर्व में हम जैसे एक
एक बार पढ़ेंगे बाद में जाके, भारतीय जो हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि पृथ्वी के पहले दो भाग होते थे, एक को पेंजिया और एक को पेंथालासा कहा जाता था। बाद में दो भूमि, जैसे प्लेट विवर्तनिंग के कारण दो भूमियाँ बनी, जिसमें एक को हमने जैसे गोंडवाना लैंड और एक को अंगारा लैंड नाम दे दिया। और अंगारा लैंड में गोंडवाना लैंड में एक भूमि पाई गई थी जिसे टेथिस सागर, जैसे एक सागर था जो धीरे धीरे ठंडा हुआ और रेत के रूप में जम गया। वो जो सागर था रेत के रूप में, जो सागर बाद में अवस्थित हो गया, उसको टेथिस सागर कहा जाता है। ठीक है, चलिए। राजस्थान में थार का मरुस्थल 61.11 यानी कि लगभग 61% जो है, लगभग 61%, ये एक एक को हम एक बार छोड़ देते हैं तो 61.11 जो है वो जो प्रतिशत भाग है वो राजस्थान के थार मरुस्थल में आता है, राजस्थान का। इसे भारतीय महामरुस्थल के नाम से जाना जाता है। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी क्लियर कर देता हूँ बात की। वैसे तो अरावली के पश्चिम में मरुस्थल है, ठीक है। अरावली के पश्चिम में क्या है कि मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है। यहाँ पर, यहाँ अरावली है, यहाँ पर ये सारा मरुस्थलीय प्रदेश है। वैसे तो यहाँ से यहाँ तक ये सारा मरुस्थलीय प्रदेश है। लेकिन राजस्थान के कुछ ज़िले, यानी कि कुछ की जगह मैं 3 ज़िलों की मैं बेसिक बात कर लेता हूँ। ये जो 3 ज़िले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये 3 ज़िले हैं जहाँ पर मरुस्थल का विस्तार ज़्यादा है, अधिक विस्तार है मरुस्थल का। इनके मुख्य विस्तार जिसको हम कहते हैं वो इन 3 ज़िलों में अधिक है। तो इन 3 ज़िलों को भारतीय महामरुस्थल की श्रेणी में रखा गया है। कौन सी श्रेणी में रखा गया इनको? भारतीय महामरुस्थल की श्रेणी में इनको रखा गया है। और पश्चिमी मरुस्थल में अन्य जिले जो आते हैं वो जैसे कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, नागौर, पाली और जालोर, ये जिले आते हैं। ठीक है, मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ दोबारा। जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, पाली और नागौर और जालोर। ठीक है, ये जिले आते हैं। अगर आप सीक्वेंस से याद करना चाहें इनको, जैसे सीक्वेंस से अगर मैं आपको बताऊं कि सीक्वेंस से आपको कैसे याद करना है, तो ये देखिए, ये वाले ज़िले याद करने हैं। पहले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और बीच वाला यहाँ नागौर। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपको याद करनी है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की कुछ विशेषताएं मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की विशेषताएं आती है। कंटीली वनस्पति, पहली चीज़। रेतीला क्षेत्र, अनियमित वर्षा, इनकी वर्षा नहीं होती, बहुत कम वर्षा होती है, अगर हो जाए तो बहुत कम होती है। ठीक है, उच्च तापमान, ये सबसे बड़ी है, ये और ये दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में वर्षा का वितरण 0 से 50 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 50 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है। ठीक है, वर्षा का जो वितरण है वो 50 सेंटीमीटर से क्या होता है, कम होता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे एक तो अति शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश। चलिए देखिए कैसे। जैसे अभी जैसे मैंने अभी बात की थी महामरुस्थल और मरुस्थल के बारे में। ठीक है, महामरुस्थल और मरुस्थल के बारे में बात की थी, वही ऐसी चीज़ है। जैसे महामरुस्थल में जो वर्षा है वो बहुत कम होगी और मरुस्थल जो प्रदेश है उसमें जो वर्षा है वो महामरुस्थल के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा होगी। देखिए कैसे। अति शुष्क प्रदेश में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी कि इसको हम 0 से 25 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक है, ये महामरुस्थल की श्रेणी है। दूसरी, औसत तापमान 37 डिग्री से 39 डिग्री तक। औसत तापमान कितना? 37 से 39। इसको कई बार 40 भी लिखा जाता है। आपको ये बात ध्यान रखने की 37 डिग्री से तो ऊपर ही होता है। ठीक है, ये बड़ी चीज़ है। अर्ध शुष्क प्रदेश में वर्षा 25 से 50। ठीक है, और औसत तापमान 30 से 37 डिग्री, यानी कि तापमान थोड़ा कम हो गया और वर्षा थोड़ी ज़्यादा होगी, ऐसी चीज़ें। ठीक है, अब एक चीज़ और, पश्चिमी मरुस्थल में कंटीली वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थल में क्या पाई जाती है? कंटीली वनस्पति पाई जाती है। और बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। बालू का स्तूप क्या होते हैं? बालू का स्तूप क्या होते हैं? ये देखिए कि मरुस्थलीय प्रदेशों में तेज आंधियों के कारण अपना स्थान बदलने वाले रेत के टीले बालू का स्तूप कहलाते हैं। रेत के टीले क्या कहलाते हैं? बालू का स्तूप कहलाते हैं। अब इनके कुछ प्रकार दिए गए हैं। बरखान स्तूप, अनुदैर्ध्य स्तूप, अनुप्रस्थ स्तूप और शब्र कॉफिस। ये शब्र कॉफिस है ना, तो ये होता है झाड़ीनुमा। कैसा? कि झाड़ी के आकार के बालू का स्तूप बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बालू का स्तूप कहलाता है। इसके अलावा देखिए, ये बरखान जो है, बरखान क्या होते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि समानांतर टीले बनना, वो बरखान स्तूप होते हैं। ठीक है, सॉरी। आगे देखिए, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र कहलाते हैं। मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो अरावली पर्वतमाला, पहली बात तो कहाँ से कहाँ तक है? अरावली पर्वतमाला खेड़ब्रह्म, पालनपुर जिला, गुजरात
से राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक है। ये बहुत बार ये सवाल आ चुका है, पी टेट में भी आ चुका है, ये BSTC में भी आ चुका है, और ये राजस्थान जो साइट है आपकी SIERT उदयपुर में, वहाँ से एक एग्ज़ाम होता है 8वीं कक्षा के लिए, NMMS का एग्ज़ाम, उसमें भी एक बार ये पूछ लिया गया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। जो अरावली दक्षिण राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक अरावली का विस्तार पाया जाता है। आपको बताया था अभी, जैसे ये राजस्थान है तो यहाँ से अरावली आएगी और यहाँ तक जाएगी। ठीक है, ये वाला है, ये दक्षिण पश्चिम है और ये उत्तर पूर्व है। ठीक, चलिए राजस्थान में अरावली सिरोही जिले से प्रवेश करती है तथा झुंझुनू जिले तक जाती है। आबू पर्वत श्रृंखला सिरोही से लेकर और खेतड़ी सिंगाड़ा झुंझुनू तक ये जाती है। ठीक है, ये अरावली पर्वत पर ही एक खेतड़ी महल बना हुआ है, खेतड़ी पहाड़ी, खेतड़ी महल ये। और राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई 550 किलोमीटर तक है। ये तो राजस्थान में लंबाई है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये लंबाई है राजस्थान में। ठीक है, ये 550 किलोमीटर है। कितनी है? 550 किलोमीटर। लेकिन कुल लंबाई यानी कि राजस्थान से बाहर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो लंबाई है टोटल कितनी है इसकी? 692 किलोमीटर तक राजस्थान में, पूरे भारत में इसकी अरावली की कुल लंबाई है। अच्छा, आपके लिए एक और मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि अरावली जो है वो प्राचीन वलित पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत। और नवीन वलित पर्वत की बात करें तो वो आपका हिमालय है। ठीक है, नवीन वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय। और प्राचीन कौन सी है? ये अरावली। राजस्थान की अरावली सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, उदयपुर, सीकर, अलवर, झुंझुनू। दोबारा देखिए, कुल ये 12 जिले आते हैं। कुल कितने जिले हैं? 12। देखिए, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, जयपुर, सीकर, अलवर, झुंझुनू। ठीक है, ये जिले। चलें आगे देखिए, अरावली का एक सर्वोच्च शिखर, अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। जो अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो सिरोही में है। ठीक है, गुरु शिखर नाम है उसका। और 1722 किलोमीटर तक ये 1722 मीटर, 1722 मीटर ऊंची है ये, कुल ऊंचाई है इसकी। अरावली की अन्य चोटियों में अगर मैं बात करूं तो अरावली की अन्य चोटियों में देखिए, शेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, रघुनाथगढ़, जरगा, खोह, तारागढ़। शेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, ये रघुनाथगढ़, जरगा, खोह, तारागढ़, ये सब अरावली की चोटियां हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है वो अजमेर जिले में है, जिसे हम मध्यवर्ती अरावली कहते हैं। मध्य अरावली की मध्य अरावली। कौन सी अरावली है ये? मध्य अरावली, अजमेर में फैली हुई, पूरे अजमेर में मध्य अरावली फैली है। अरावली के हम 3 भाग बना सकते हैं। जैसे देखिए, पहला भाग जो है वो अरावली का यहाँ तक, अजमेर तक, यानी कि सिरोही से अजमेर तक का पहला भाग, और फिर बाद में पूरे अजमेर के मध्य, और उसके बाद में अजमेर से लेकर खेतड़ी तक। ये है अजमेर पूरा, ये मध्यवर्ती, ये मध्य भाग है अजमेर का। मध्य भाग क्या होता है कि अरावली के मध्य, जो और मध्य अरावली है वो पूरी अजमेर में फैली हुई है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की पूर्वी और मरुस्थल का विस्तार को रोकती है, इसलिए इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। यानी कि जो अरावली है वो राजस्थान में यहाँ से मरुस्थल को यहाँ तक आने में रोकती है। ठीक है, ये यहीं पर रोक लेती है मरुस्थल को, मरुस्थल का विस्तार नहीं होने देती अरावली पर्वतमाला, इसलिए इसको राजस्थान की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। और तीसरा नाम है पूर्वी मैदान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे? देखिए, अरावली राजस्थान के पूर्व में चंबल, राजस्थान में अरावली के पूर्व में चंबल, बनास, बाणगंगा तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा राजस्थान में बने मैदानों को पूर्वी मैदान कहा जाता है। अरावली के कौन से भाग में? पूर्वी भाग में। जैसे ये अरावली है तो इसके पूर्वी भाग में। ठीक है, ऐसे। चलिए, पूर्वी मैदान राजस्थान के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा, धौलपुर तक का क्षेत्र नाली और पर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो चुका है। देखिए, आपको पता है चंबल नदी जब जाती है तो वहाँ के पहाड़ों को वो काटती जाती है, और उस कटाव को ही नाली का अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन क्या होता है कि पानी या हवा के कारण एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान पर चली जाना। ठीक है, और उस स्थान पर कुछ कटाव हो जाना, मिट्टी का कटाव हो जाना, वो होता है अपर्दन। ठीक है, अपर्दन। इस क्षेत्र को चंबल के बीहड़ या डांग प्रदेश या उत्खात भूमि कहा जाता है। जैसे हम एक नाम देते हैं बैड लैंड ट्रोपोलॉजी। ठीक है, बैड लैंड ट्रोपोलॉजी हम इसको नाम देते हैं। आपने नाम सुना होगा चंबल के डाकू।
कई बार आजकल फिल्मों में, गानों में नाम चलता है चंबल के डाकू। तो वहाँ पर एक डाकू यहाँ पर पाए जाते हैं, चंबल के भीड़ों में डाकू होते थे पहले। जैसे आपने एक नाम सुना होगा पहले कभी, डाकू फूलन देवी, ये भी चंबल की डाकू थी। डांग प्रदेश कहा जाता है इस क्षेत्र को, उत्खात भूमि यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि, उत्खात भूमि कहते हैं। पूर्वी मैदान राजस्थान का सबसे उपजाऊ मैदान है। देखिए नदियाँ होगी तो वहाँ पर मैदान हमेशा उपजाऊ रहेंगे, नदियाँ होंगी तो मैदान हमेशा क्या होंगे, उपजाऊ रहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान के दक्षिण में माही नदी द्वारा बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के जिलों में मैदानों का निर्माण किया जाता है, जिसे माही बेसिन या 56 का मैदान कहा जाता है। यहाँ पर एक 56 गांवों का समूह है, 56 गांव है यहाँ पर बसे हुए, 56 गांवों का एक समूह है जिसे 56 का मैदान कहा जाता है। देखिए गांव या अधिक जो आबादी बसेगी वो लगभग उसी क्षेत्र में बसेगी जो समतल होता है, जो जहाँ पर पानी की आपूर्ति पूरी अच्छी तरह से होती है और कृषि का विकास अच्छा हो, वहाँ पर आबादी अच्छी बसेगी। ठीक है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में, सॉरी अभी आपका देखिए पठारी प्रदेश आ गया है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था एक डायग्राम, देखिए ये यहाँ पर आपके अरावली, और ये जो भाग था, ये वाला भाग जो था, ये भाग था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, आपको बताया था मैंने। तो आगे देखिए, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग पर लंबे समय से हाड़ा वंशी शासकों का शासन होने के कारण इस क्षेत्र को हाड़ौती का क्षेत्र कहा जाने लगा, हाड़ौती क्षेत्र कहा जाने लगा हाड़ा शासकों के कारण। राज्य के 7% भाग पर फैले इस भाग में अधिकांश लावा निर्मित होने के कारण मिट्टी काली और उपजाऊ है। देखिए एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यहाँ पर एक मिट्टी का कॉन्सेप्ट है छोटा सा, मिट्टी और फसल का कॉन्सेप्ट होता है वैसे तो। काली मिट्टी जहाँ पर होगी, याद रखिए इस चीज़ को कि काली मृदा जहाँ पर होगी वहाँ पर एक फसल बहुतायत से उगाई जा सकती है जिसका नाम है कपास। ठीक है, ये काली मिट्टी हमें हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र में भी, हनुमानगढ़ क्षेत्र में स्पेशल हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूँ कि राजस्थान के अन्य पठार, सिरोही का उड़िया पठार, आबू पठार, उदयपुर और राजसमंद में बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़, एक मिनट ये आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ का मेसा पठार, ये इंपॉर्टेंट है, मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। राजसमंद में बोराट का पठार। ठीक है, और राजसमंद में आपको एक बात मैं और बता दूं कि एक आंदोलन था भीलवाड़ा में था बोमट बील आंदोलन, बोमट बील। ठीक है, एक आंदोलन को याद रखिए, बोमट भील आंदोलन था, मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था ये। भीलवाड़ा का उपरमाल पठार और उदयपुर प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया या लासड़िया का पठार, ये दो पठार होते हैं ना, ये पठार और पहाड़ों में क्या अंतर होता है। देखिए पहली बात तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, पठार और पहाड़ों में अंतर क्या है, पठार क्या होते हैं, पहाड़ क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है। पठारों और पहाड़ों में अंतर देखिए क्या होता है कि एक तो ये है, ठीक है, और एक है दूसरा, मैं किसी और कलर से बना देता हूँ, एक दूसरा ये है। ठीक है, अंतर क्या हो गया इन दोनों में कि पहाड़ जो होते हैं वो उनकी चोटी होती है, पहाड़ों में एक चोटी पाई जाती है, लेकिन पठारों में चोटी नहीं पाई जाती। ठीक है, अगली चीज़, पहाड़ जो होते हैं वो ऊपर से तिकोने होते हैं, लेकिन पठार जो होते हैं ऊपर से समतल होते हैं। ठीक है, पहाड़ों का जो निर्माण है वो जैसे एक के ऊपर एक परत जमने के कारण होता है, लेकिन पठारों का निर्माण होता है वो मृदा अपरदन के कारण होता है, मृदा के अवसादों के जमाव के कारण होता है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए तो आज हमने इस प्रकार से पढ़ा है कुछ। देखिए दोबारा से हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने भारत के राजस्थान के कुछ भौतिक प्रदेशों के बारे में हमने चर्चा की थी। राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो हमने राजस्थान के कुछ भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा की है। इसके बाद हमने 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में राजस्थान को बांट दिया था। 4 भौतिक प्रदेशों में मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया है राजस्थान का, उसमें मैंने आपको बांट कर दिखाया था। ठीक है, इसके बाद हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की चर्चा की है, हमने ये क्षेत्र कौन कौन से आते हैं उसकी चर्चा की है, और अंत में जो एक क्षेत्र था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसमें मैंने आपको ज़िले नहीं बताए, मैं आपको ज़िले बता देता हूँ। उसमें 4 ज़िले मुख्य आते हैं, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसमें 4 ज़िले मुख्य आते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है जिनको। जैसे एक तो नाम है बूंदी, ठीक है, दूसरा नाम है इसका कोटा, तीसरा नाम है इसका बारां, और चौथा नाम है झालावाड़।
ठीक है। तो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ मुख्य हड़ौती प्रदेश के जिले आते हैं। ठीक है, मुख्य हड़ौती प्रदेश के जिले आते हैं। हड़ौती प्रदेश को हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं। अच्छा, हमने अरावली के बारे में हमने कुछ बातें की थी, जैसे अरावली जो है वो प्राचीन वलित पर्वत है। मध्यवर्ती अरावली जो है वो प्राचीन वलित पर्वत की श्रेणी में आता है, यानी कि ये अब आप खुद की वृद्धावस्था में है। ठीक है, ये अरावली जो है वो अब वृद्धावस्था में है। ये प्राचीन समय से चली आ रही है अरावली, प्राचीन समय की जो ये पर्वत है, बहुत बहुत प्राचीन पर्वत है ये अरावली जो है। ठीक है, इस प्रकार से चलिए, आज हमने बहुत कुछ सीखा है, आज हमने बहुत बातों की चर्चा की है। हमने राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा कर ली है, हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास मतलब अच्छी लगी होगी, आपको बहुत मदद मिलेगी इस क्लास से। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो मैं आपसे एक ही उम्मीद कर सकता हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बना के ला सकूँ। तो कल हम एक चर्चा करेंगे मानचित्र पर। ठीक है, हम किस के बारे में चर्चा करेंगे? मानचित्रों पर चर्चा करेंगे। मानचित्र, ये राजस्थान, संसार और भारत के मानचित्रों की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।